Hello everyone, welcome back to our channel उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम। माय नेम इज़ मनीषा और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ उत्तराखंड वन दरोगा टेस्ट सीरीज़ पार्ट 20। अगर इससे पहले वाली 19 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो उसको जाके ज़रूर देखें। आज हम करेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ग्रेविटेशन या फिर गुरुत्वाकर्षण। तो आज की जो वीडियो है उसमें 25 क्वेश्चन जो हैं उसमें से मैं 12 क्वेश्चन करवाऊँगी और बाकी के 13 क्वेश्चन जो हैं वो मैं कल इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो अर्थ की सरफेस पे मौजूद सी लेवल पर क्या होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 9.8 मीटर पर स्क्वायर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको वर्टिकली अपवर्ड जो है उछाला जाता है तो जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी की तरफ तो हमको देखना ही नहीं है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में हमें देखना है कि 9.8 मीटर पर स्क्वायर अपवर्ड लगेगा या डाउनवर्ड लगेगा। तो जब भी कोई वस्तु अपनी सबसे जो उसको कहते हैं हिंदी में कहें तो सर्वाधिक ऊंचाई पर अगर पहुंच जाएगी तो उस पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगने वाला जो त्वरण होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 9.8 मीटर पर स्क्वायर हो जाएगी, लेकिन टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की ओर लगने लगती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। इन द पोलर रीजन्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ध्रुवों पर ध्रुवीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगने वाला त्वरण जो है वो कितना होता है वो आपको बताना है। तो वो भूमध्य रेखा के समान होता है या भूमध्य रेखा से ज़्यादा होता है, भूमध्य रेखा से कम होता है या शून्य होता है। तो इसका आंसर होगा कि वो भूमध्य रेखा से ज़्यादा होता है। तो पोल्स पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगने वाला जो त्वरण होता है वो ध्रुवों पर ज़्यादा होता है भूमध्य रेखा से, अगर हम कंपेयर करें, अगर हम तुलना करें। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला जो है प्रश्न 4, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स द टाइम ऑफ एसेंट व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। यानी कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन से एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर। देखिए क्या होता है कि जहाँ से किसी चीज़ को फेंका जाता है उसे हम कहते हैं प्रक्षेपण बिंदु। ठीक है, प्रक्षेपण उसे बिंदु से हिंदी में कहा जाता है, उसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इंग्लिश में कहा जाता है। अब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, यानी कि सर्वाधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा एक बार, फिर वो नीचे आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है। तो प्रक्षेपण बिंदु से वो सर्वाधिक ऊंचाई तक जब पहुंचेगा उस लगने वाला जो समय होता है उसे हम लोग कहते हैं आरोहण का समय। और वो नीचे आता है जब कोई वस्तु नीचे आती है अपने सर्वाधिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, फिर वो नीचे भी आएगी तो जो नीचे आने तक का जो समय होगा उस बिंदु से नीचे आने का जो समय होगा उसे कहेंगे अवतरण का समय। ठीक है, तो आरोहण का समय और अवतरण का समय आप समझ चुके होंगे। तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के समय में, जो अगर आप इस प्रश्न को देखें तो उसमें आपसे पूछा गया जा रहा है कि अगर किसी भी वस्तु को उछाला जाए तो आरोहण का समय जब प्रक्षेपण बिंदु से मापा जाता है तो क्या होता है, तो वो अवतरण के समय से कम होता है, अवतरण के समय से ज़्यादा होता है, अवतरण के समय के बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि वो अवतरण के समय के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अवतरण के समय के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन सर्कुलर मोशन व्हेन एक्सेलरेटेड इट इज द, वह बल जो किसी त्वरित वस्तु को वृत्ताकार गति में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर केंद्राभिमुख बल। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ फाइंडिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इस बहुत ही सिंपल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो इसका अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर इसका हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है इसका। चलिए अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 7। द रिएक्शन फोर्स कॉज्ड बाय एक्सपल्शन ऑफ मास इन वन डायरेक्शन अप्लाइड ऑन अ सरफेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड। यानी कि सीधा सीधा आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो परपेंडिकुलर फोर्स जो किसी भी वस्तु पर लगती है उसे क्या कहा जाता है। यानी कि लंबवत दिशा में कोई भी बल जो लागू होता है किसी भी सतह पर उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग
कहते हैं थ्रस्ट या फिर जोर कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, वो अर्थ द्वारा अट्रैक्ट होती है किस फोर्स से? यानी कि कोई भी वस्तु है जिसका द्रव्यमान 1 kg है, तो अर्थ यानी कि पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींचेगी, किस बल से खींचेगी वो आपको बताना है। तो बल का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान को आप गुणा कर देते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगने वाले त्वरण से। तो अगर आप जो द्रव्यमान है वहाँ पे आपको 1 kg दिया हुआ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है यानी कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगने वाले त्वरण की जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है, तो इसका आंसर जो है 9.8 आ जाएगा। लेकिन जो उसका मात्रक है, जो उसकी यूनिट है, वो आप देखोगे तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी न्यूटन में, क्योंकि यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है बल पूछा जा रहा है, तो बल का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो 9.8 न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट? दो चीज़ों के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके बारे में आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला है कि ज़्यादा दूरी होने पर आकर्षक होता है, कम दूरी होने पर आकर्षक होता है, सभी तरह की दूरियों पर आकर्षक होता है, या फिर ज़्यादा दूरी होने पर आकर्षक तथा कम दूरी होने पर प्रतिकारक होता है। तो अट्रैक्टिव ही होता है हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स, कभी भी वो रिपल्सिव नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है कभी भी प्रतिकारक नहीं होता है, हमेशा ही वो आकर्षक होता है, चाहे दूरी कितनी भी हो वो हमेशा ही आकर्षक होता है। लेकिन ज़्यादा दूरी होने पर जो है उसकी जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो कम हो जाती है, कम दूरी होगी तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होती है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंस यानी कि सभी तरह की दूरियों पर आकर्षक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे। द वैल्यू ऑफ जी का मान इंक्रीजेस एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर उठने के साथ बढ़ता है। तो जी की जो वैल्यू होती है वो पृथ्वी की सतह से ऊपर उठने पर घटती जाती है। और दूसरा ऑप्शन है डिक्रीजेस एज वी गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी की केंद्र की तरफ जाने पर घटता है। तो जो जी का मान होता है वो पृथ्वी की केंद्र की तरफ जाने पर घटता है। आपको इसका पॉइंट मतलब कि एक फैक्ट ये होता है, अगर आप मान लीजिए पृथ्वी के बिल्कुल ही सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशन जी, ये जो जी की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो अगर आप बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाते हैं, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है ऐसा करना, तो अगर आप, क्योंकि वहाँ पर क्या है, लावा वगैरह मैग्मा वगैरह फिल्ड होता है, तो लेकिन अगर आप पहुँच जाते हैं, अगर वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू मतलब कैलकुलेशन के थ्रू अगर ऐसा देखा गया है कि अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो जी की वैल्यू जो है ज़ीरो है, वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो है, तो वहाँ आपको ज़ीरो ग्रेविटी फील होती है, जैसा स्पेस में फील होगा बिल्कुल वैसा ही वहाँ पे फील होता है। ऑप्शन सी है कि कांस्टेंट रहता है जी की वैल्यू, तो कांस्टेंट तो रहती नहीं है, अभी बात हुई है कि इंक्रीज हो, कहीं पर डिक्रीज हो रही है, कहीं पे इंक्रीज हो रही है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है भूमध्य रेखा पर अधिक तथा ध्रुवों पर कम, जो कि इसका बिल्कुल ही अपोजिट होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर ये ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये पृथ्वी की केंद्र की तरफ जाने पर घटता है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं। द बॉल इज थ्रोन अप, द वैल्यू ऑफ जी विल बी। अगर किसी भी गेंद को ऊपर उछाला जाए तो उस पर लगने वाला जो जी होता है उसका मान क्या होगा? तो किसी भी वस्तु को अगर ऊपर उछाला जाता है तो उस पर लगने वाले जो जी का मान होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक लेंगे आप। अगर किसी चीज को नीचे फेंका जाए उस केस में आप पॉजिटिव लेते हो, जी को धनात्मक लेते हो। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेस, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किस चीज़ों के लिए, किन किन चीज़ों के लिए उत्तरदायी है? तो पहला ऑप्शन है लहरों के लिए, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा की चाल के लिए, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों ही सही हैं, लहरों के लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और चंद्रमा की चाल के लिए भी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज के हमारे 12 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट, बाकी के जो 13 क्वेश्चन हैं वो हम कल की वीडियो में देखेंगे, और कुछ आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है और रिलेटिव डेंसिटी वगैरह वो कल की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।